हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका पाठ 7 जो कि है भेड़ाघाट, इसके हम प्रश्न देखेंगे कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पाठ 7 भेड़ाघाट। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें पूर्व की तैयारी एवं कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है। तो भेड़ाघाट अर्थात जबलपुर में जो नदी बहती है वह है नर्मदा नदी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे। तो वह ऋषि थे भृगु ऋषि, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, भृगु ऋषि। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से। अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। अमरकंटक में जो मैकाल श्रेणी है वहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये जो कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक है, जो वहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अमरकंटक। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द जो लिखा हुआ है जिसकी वर्तनी सही है वह है प्रपात। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, प्रपात। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें पूछा गया है कि इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है। तो लेखक ने यह बात कही है घास और घास पात के लिए, जो कि संगमरमर की चट्टानों के आसपास या उनके ऊपर उग जाती है, उनके संबंध में ये बात कही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, घास और घास पात के लिए। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 इसमें पूछा गया है कि नर्मदा नदी की लंबाई खालिस्तान मील है। तो ये जो लंबाई पूछी गई है मील में पूछी गई है, जो कि है लगभग 800 मील। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश की खालिस्तान नदी की परिक्रमा की जाती है। तो मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है। तो वो है नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न है कि तपस्या करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। तो तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, तपस्वी। अगला प्रश्न है कि चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से खालिस्तान स्वर निकलता है। तो स्वर जो निकलता है वह घर घर का स्वर निकलता है। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान पर्वत की हैं। तो भेड़ाघाट में जो संगमरमर की चट्टान है ये एक सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, उसी की ये चट्टानें हैं, इसलिए हम खालिस्तान में लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। चलिए अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11, इसमें पूछा गया है कि पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था। तो आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आपको उसमें इसका जिक्र मिलता है कि संस्कृत के महान लेखक कालिदास, जो कि सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे, वे अपने शब्दकोश में नींबू का अर्थात नींबू के पेड़ का उल्लेख करना भूल गए। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है कि लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। तो देखिए लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी इसलिए कहा है क्योंकि भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। उनको काट दिया जाए परंतु वे झुकती नहीं हैं। उनकी पवित्रता और उज्ज्वलता के कारण ही इन्हें तपस्वी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध धारा क्या है। तो देखिए दूध धारा भेड़ाघाट में नर्मदा नदी की एक धारा है, जो कि
जब नदी का जल तीव्र वेग से चट्टानों से टकराता है और उनके बीच घर्षण होता है तो पानी की जो बूंदें हैं वो दूध के जैसी दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। जो कि हमारे पास शब्द दिए गए हैं, 13 मील भेड़ाघाट दूर से जबलपुर तो है। तो इस प्रकार से आप इनको जमाना है कि आपके पास एक पूरा वाक्य बन जाए। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूर ही तो है। इस प्रकार से आप इन शब्दों को जमा करके एक वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15, जिसमें पूछा गया है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है। तो देखिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जो जमी बर्फ है वह गल रही है और पिघल रही है, परंतु नर्मदा से मरमर की आवाज भले ही आती हो परंतु वह अमर है और हमेशा क्या रहेगी, अमर रहेगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा मानो चांदी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का आशय है। तो देखिए, नर्मदा नदी है जो सफेद संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत होती है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि वह चांदी के कारागार अर्थात जेल में बंद हो और हमेशा ऐसी ही बहती रहेगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममतत्व क्यों है। तो देखिए, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा नदी से ममतत्व अर्थात लगाव इसलिए है क्योंकि इनका बचपन, इनकी पढ़ाई लिखाई सभी कुछ नर्मदा नदी के किनारे भी हुई। इस कारण इनका ममतत्व होना, लगाव होना स्वाभाविक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी। इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो देखिए, यह बात है जो एक टोपी लगाए हुए फूले गालों वाले बच्चे ने कही थी। अब उसके इस वाक्य को हमें मानक भाषा में लिखना है। तो मानक भाषा में वाक्य हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह तो दूध धारा है। ठीक है, इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो देखिए, यह बात संगमरमर की चट्टानों और उनके ऊपर उगने वाली घास के लिए कही गई है। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सामान्य जीवन में जो लोग बड़े होते हैं वे छोटों को साथ लेकर चलते हैं। छोटों को, यहाँ पर को लिखना है, छोटों को साथ लेकर चलते हैं। ठीक इसी प्रकार चट्टानों की तुलना बड़ों से एवं घास की तुलना छोटों से की गई है, अर्थात चट्टानें बड़ी हैं तो वो घास को साथ लेकर के चलेंगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल के बारे में लिखिए। तो देखिए, भेड़ाघाट के अतिरिक्त हम कोई अन्य मध्य प्रदेश का स्थल ले सकते हैं जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व हो। तो हमने यहाँ लिया है उज्जैन को। आप यहाँ पर कोई अन्य स्थान भी ले सकते हैं और उसके विषय में, उसके संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, उज्जैन के संबंध में हमने इसमें बताया है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यहाँ पर 12 वर्ष के उपरांत सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन भी होता है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यह एक प्राचीन स्थल है जो कि सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। इसे महान कवि कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप इसके उज्जैन स्थल के संबंध में बता सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ और अन्य तथ्य भी जोड़ सकते हैं। चलिए,
तो हमने जो पाठ 7 है भेड़ा घाट, इसके सारे प्रश्न देख लिए कि हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और एनी एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।